एवरीवन, मैं रामस्वरूप चित्रवाल श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले संसद के बारे में अध्ययन किया था, सरकार के बारे में पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग था इसका व्यवस्थापिका, सेकंड नंबर का जो अंग था इसका कार्यपालिका और जो 3rd नंबर का इसका अंग था वो न्यायपालिका। कहने का मतलब सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर के बनती है। अपने देश में व्यवस्थापिका को 2 स्तर से गठित किया गया है। एक व्यवस्थापिका होती है संघीय व्यवस्थापिका, एक होती है राज्य व्यवस्थापिका। इसका गठन 2 तरह से किया गया है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। अपने देश में अपने संविधान में इस संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है। देखिए, संसद के बारे में अपने पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। इसका पहला अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति। पहला अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति। इसका दूसरा अंग होता है लोकसभा और तीसरा अंग कौन सा होता है? राज्यसभा। ये 3 अंग थे इसके। ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा इसके क्या थे? सदन थे। ये दोनों क्या थे? इसके संसद के दोनों सदन थे, जिसके बारे में अपने पढ़ लिया था कि जो लोकसभा का जो विवरण है 81 में है और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंतर्गत दिया गया है। आज अपन यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रपति। इसकी बात करेंगे राष्ट्रपति की, जो संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा और आगे इसकी जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, वो दे रखी है। देखिए, राष्ट्रपति की बात करते हैं। ये राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार ये देश का प्रथम व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति से बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती है। तो अपने संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है ये देश का प्रथम व्यक्ति है और अपने जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का व्यवस्था कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और कार्यपालिका की जितने भी जो शक्तियां हैं वो इसी के नाम से संपादित होती हैं, इसी के नाम में निहित होती हैं। लेकिन ये उन शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग दे रखा है कि जो राष्ट्रपति होता है ये कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते सारी शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि भाई ये अपनी जो शक्तियां होती हैं इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी कर सकता है, स्वयं भी कर सकता है, स्वतंत्र, और इसके कुछ अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं या फिर अधीनस्थ होते हैं, उनके माध्यम से भी ये इन शक्तियों का प्रयोग करता है। हालांकि राष्ट्रपति सारी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ के माध्यम से ही करता है, स्वयं नहीं करता है। लेकिन अपन बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये संवैधानिक अध्यक्ष होता है। संवैधानिक अध्यक्ष नहीं, लेकिन अपने देश में अध्यक्ष 2 तरह के होते हैं, एक नाम मात्र का अध्यक्ष और एक वास्तविक अध्यक्ष। नाम मात्र के अध्यक्ष की बात करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है, अपने देश में इससे बड़ा कोई पद नहीं है, लेकिन गरिमा के तौर पे संवैधानिक अध्यक्ष है। लेकिन शक्तियों के प्रयोग की बात करते हैं तो इसका जो वास्तविक जो अध्यक्ष होता है, एक वास्तविक अध्यक्ष होता है। वास्तविक अध्यक्ष की बात करते हैं तो वास्तविक अध्यक्ष में आता है अपना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का हकदाता होता है और यही अपने देश की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति साइन करता है
और ये मंत्री परिषद के साथ मिलकर के शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है लेकिन नाम मात्र का होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है। और इसके साथ एक अपनी मंत्री परिषद होती है, जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, उसका मुखिया होता है। तो इस तरह से अपन आपने समझा होगा कि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है लेकिन नाम मात्र का अध्यक्ष है, और वास्तविक अध्यक्ष की बात करते हैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर पीएम, जैसे मान लो कि वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर अपने रामनाथ कोविंद जी हैं, वो अपने राष्ट्रपति हैं इस समय। तो अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, तो देश में राष्ट्रपति बनाने के लिए एक विशेष योग्य व्यक्ति का होना जरूरी है। अपने देश में बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जिसमें बाहर के व्यक्ति भी आकर के उसके लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं देखते हैं अपन, इसकी योग्यताएं देखते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं देखते हैं। तो राष्ट्रपति की योग्यता है भाई, राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उस व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए जो देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। पहली जो योग्यता है, इसकी पहली योग्यता की बात करते हैं, सीधी सी बात है कि देश का अगर कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो पहली कंडीशन यह है कि वह भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होने पर ही उसको परमिशन दी जाएगी, उसको चुना जाएगा कि आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अभी अभी बताया था मैंने कि बहुत सारी पोस्टें ऐसी होती हैं जिसपे बाहर के व्यक्ति आकर के अपना दावा करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए वो नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर की बात करते हैं कि वह 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 ईयर। इससे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए। 35 वर्ष से वाले या 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है। तीसरा है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है वो देश में जैसे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अभी लाभ का पद क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन सा लाभ का पद है। लाभ के पद की बात करते हैं तो सरकार से किसी प्रकार का वेतन धारण नहीं करता हो, केवल कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़ करके। एक, अगर कोई पहले राष्ट्रपति है, पहले से राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है कि राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। दूसरा, देश का कोई भी मिनिस्टर, मंत्री, ये भी अपने राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है, राष्ट्रपति की चुनाव लड़ सकता है। और तीसरी बात करते हैं कि तीसरा ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, जैसे गवर्नर होता है, राज्यपाल होते हैं, ये भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं अपने पद का त्याग किए बिना, क्योंकि ये पद है सरकार के लाभ के पद के में नहीं गिने जाते हैं। तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, अपने जो मंत्री हैं या राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, ये सब लोग मिलकर के, यानी ये सब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं बिना पद त्याग किए। तो ये इनका जो पद होता है लाभ के पद के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की योग्यता हो गई, भारत का नागरिक होना चाहिए,
उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अपने बुक्स में लिखा होता है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। देखो राष्ट्रपति के पद के लिए ऐसे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है या इसका उल्लेख नहीं है कि वो पागल और दिवालिया नहीं हो। ऐसी उल्लेख अन्य व्यक्तियों के लिए हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कहीं भी पागल दिवालिया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये राष्ट्रपति की योग्यताएं हो गई। आगे बात करते हैं इसका जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 तरह के लोग भाग लेते हैं। देखो अपने एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। देखो ये दोनों केंद्र सरकार के स्तर पर है और ये दोनों राज्य सरकार के स्तर पर है। अब ये इनमें से राष्ट्रपति पद का राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेंगे, लेकिन इस यहाँ पर भी जो विधान परिषद है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। केवल राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है और विधानसभा यानी कि इनके जो सदस्य होते हैं ना वो भाग लेते हैं। लेकिन कंडीशन एक ये है, जैसे मान लीजिए कि अपने लोकसभा के सदस्य कितने हैं, अपन ने पढ़ा कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 545 हैं, लेकिन इनमें से केवल 543 सदस्य भाग ले सकते हैं, ये 2 सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 543 सदस्य हैं ये निर्वाचित हैं। कैसे हैं? निर्वाचित। और ये 2 सदस्य कैसे हैं? मनोनीत। तो मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की योग्यता नहीं है, क्योंकि ये निर्वाचित नहीं है, जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए हुए व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे बात करते हैं राज्यसभा की। देखो वर्तमान में अपने राज्यसभा के सदस्य हैं 245। कितने सदस्य हैं? 245। अब इसमें 245 सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, इसमें से केवल 233 सदस्य ही भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये निर्वाचित होते हैं। कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं। बाकी जो इसके जो 12 सदस्य होते हैं ये मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत। अब इनको भी मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसलिए ये 12 सदस्य भी उसके चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसलिए उसके चुनाव में कितने सदस्य भाग ले सकते हैं कि 543 प्लस 233 सदस्य, तो ये लोकसभा और राज्यसभा से। अब जैसे मान लो किसी देश में जो विधानसभा, किसी राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो उसमें जाएंगे, तो वो विधानसभा के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। ये जो 14 व्यक्ति हैं 2 + 12 ये राष्ट्रपति के चुनाव में कतई भाग नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो 14 सदस्य होते हैं ये मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा हिस्सा लेते हैं, विधान परिषद हिस्सा नहीं लेते हैं। अब देखो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन मंडल के रूप में अपन देख ले कि ये सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। अब इसमें प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक व्यक्ति वोट डालता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। अभी अपने पढ़ा कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। अपन सब मिलकर के, जैसे मैं आप लोग हो, अपन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, राष्ट्रपति का चयन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव में एक निर्वाचन मंडल होता है, इसकी बात कर रहे थे। तो इसमें कौन हिस्सा लेता है इसकी बात करेंगे। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 2 तरह के लोग होते हैं, एमपी और एमएलए। एक तो कौन होते हैं? एमपी होते हैं, और एक कौन होते हैं? एमएलए होते हैं। ये एमपी और एमएलए मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। एमपी कहां से होते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा से होते हैं। एमएलए कहां से होते हैं? ये जो जितने भी देश में विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो एमएलए कहलाते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग राष्ट्रपति का
चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में दिया गया है। इस अनुच्छेद में दे रखा है 54 में दे रखा है कि एमपी और एमएलए मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब किस तरह से करते हैं? आपने देखा है अपने देश में एमपी, टोटल एमपी कितने हैं? लोकसभा और राज्यसभा से बात करते हैं कि लोकसभा में टोटल एमपी है 545 और राज्यसभा में कितने हैं? 245। लेकिन ये 545 और 245 में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें से दो तरह के लोग होते हैं। एक निर्वाचित होते हैं, कैसे होते हैं? निर्वाचित। और कुछ लोग कैसे होते हैं? मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्य है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। तो अपने जो देश की जो लोकसभा है उसमें निर्वाचित सदस्य हैं 543 और मनोनीत कितने हैं? 2। ये 2 सदस्य उसके चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार अपने जो राज्यसभा के 245 सदस्य हैं, इनमें से भी कुछ निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। निर्वाचित और ये मनोनीत। अब यहाँ पे देखिए इसमें 233 सदस्य तो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। इसलिए इसमें तो ये 2 सदस्य और इसमें ये 12 सदस्य, टोटल 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। केवल 200 यहाँ पे देखिए 245 नहीं थे, कितने थे? 243। निर्वाचित कितने थे? 243। तो इसके 233 और इसके 243 सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने 543 प्लस से 233, ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव में हिस्सा लेने के लिए ये लोग आ गए, लेकिन अपन ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता हिस्सा नहीं लेती है, इसलिए इनके मत का मूल्य एक नहीं होता है। इनके मत का मूल्य कुछ और होता है, और वो मत का मूल्य कैसे निकलता है? उस राज्य से संबंधित जनता से इसके मत का मूल्य निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए अपन एमएलए के मत का मूल्य निकालते हैं। एमएलए का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? इसका मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि राज्य की जनसंख्या, राज्य की टोटल जनसंख्या, उस राज्य की जिससे के एमएलए का मत का मूल्य निकाला जा रहा है, तो राज्य की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या बटे एमएलए सीट, टोटल एमएलए सीट इंटू 1/1000 से उसके मत का मूल्य निकाल लिया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एमपी के मत का मूल्य निकालते हैं। एमपी के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? एमपी के मत का मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि देश की जो टोटल जो एमएलए हैं, टोटल एमएलए के मतों का मूल्य है एमएलए के मतों का मूल्य बटे 543 प्लस 233 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर एमपी के मत के एमपी के मत के का मूल्य अपने सामने आ जाएगा, निकाल लेंगे, तो एमपी के मत का मूल्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपने मूल्य निकाल लिया। अब बात करते हैं कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव में लोगों ने हिस्सा लिया है, किस तरह से लिया है, किस तरह से इसका मत का मूल्य निकाला है। अब ये बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति कौन हो सकता है, किस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाता है। तो राष्ट्रपति के लिए जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता है, वो जानी मानी हस्ती होती है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति हिस्सा लेता है उसमें उसके लिए जितने जो अपने एमपी और एमएलए हैं, जितने इसमें भाग लेने वाले सदस्य हैं, उनमें से 50 व्यक्ति उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे। इसको प्रस्ताव कहते हैं। 50 व्यक्ति प्रस्ताव लेके आएंगे, प्रस्ताव रखेंगे, भाई इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए चुनाव करना है। उसी प्रकार से 50 व्यक्ति इसका अनुमोदन करेंगे, सहमति देंगे। अनुमोदन कहने का मतलब कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है उसको कम से कम ये 100 व्यक्ति तो जानते हैं। 50 प्रस्तावक हैं और 50 अनुमोदक हैं। जिनका ये नाम लेते हैं उसे राष्ट्रपति
का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आज आया कि 50 व्यक्ति इसका प्रस्ताव रखेंगे और 50 व्यक्ति इसका अनुमोदन करेंगे। अब इसका जो चुनाव है एक विशेष प्रक्रिया के दौरान होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव संपन्न करवाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है अपने जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि अपने सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? शपथ। अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं, इसको महाभियोग से हटाया जा सकता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का फिक्स किया गया है। और देखिए, अधिकतर जो राष्ट्रपति है ये 25 जुलाई को शपथ लेते हैं, क्योंकि 24 जुलाई को दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। ये 25 जुलाई इसलिए ली गई है कि आपने सुना होगा कि नीलम संजीव रेड्डी जी थे जो अपने राष्ट्रपति बने थे, और वो एक तरह से निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने शपथ 25 जुलाई को ली थी, तो तब से ये सिस्टम चलता आ रहा है कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि 25 जुलाई को ये शपथ ले, लेकिन उस दिन से चला आ रहा है कि जो भी राष्ट्रपति बनता है वो 25 जुलाई को शपथ लेता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि देश में ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि चुनाव संपन्न नहीं हो पाते हैं, तो उस दौरान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने पर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है, वो तब तक राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा जब तक आगामी चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं, तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा। एक बात यह है, कभी कभार बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं क्या सर राष्ट्रपति एक बार ही बनता है क्या? नहीं, राष्ट्रपति 2 बार भी बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है। जैसे अभी तक तो ऐसे एक सिंगल पर्सन है जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 से 62 तक वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति हुए थे। उसके बाद में अभी सिंगल बार राष्ट्रपति चले आ रहे हैं, जैसे अपने श्री रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में देश के राष्ट्रपति हैं, महामहिम में संवैधानिक कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से अपने राष्ट्रपति के बारे में देख लिया, सारी प्रक्रिया देख ली है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, शपथ ये दिलाता है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र, देखो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो सीजेआई को देता है। किसको देता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना त्याग पत्र सौंपता है। उसके बाद में इसे पद से अपदस्थ माना जाता है, पद से पदच्युत माना जाता है। तो ये तो अपने राष्ट्रपति के बारे में। अब अपन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, वो अगले टॉपिक में करेंगे।